मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 13 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी देखेंगे जो कि आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो ये साम वेद जो है ये संगीत से संबंधित है। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, आपको ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए थे सभी चीज़ें और एक्स्ट्रा फैक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जब क्वेश्चन आया था ना कि गोपथ ब्राह्मण ये है किस वेद का ब्राह्मण है, तो अथर्ववेद का है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताए थे कि कौन सा वेद में क्या है, ठीक है। और इसके पहले भी एक बार एनालिसिस में आपको बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको एनालिसिस से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे आप लोग भी ध्यान जरूर रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे वेद की बात कर लें तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग वेद है, ठीक है। ये 4 वेद है ना, वेदों की संख्या 4 है। ऋग वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद है आपका सामवेद और फिर है अथर्ववेद। यानी कि सबसे पुराना अगर वेद पूछे तो ऋग वेद हो जाता है, ठीक है। सबसे नवीनतम वेद पूछे तो कौन सा वेद है, अथर्ववेद है, ठीक। और इसकी ब्राह्मण की बात कर लें तो आज क्या फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि गोपथ ब्राह्मण ये किस वेद से, अथर्ववेद से, इसलिए आपको सभी का याद रखना है, ठीक ना। शतपथ ब्राह्मण पूछेगा किससे है, किसका है, तो ये ऋग्वेद का, ठीक है। यानी कि ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम क्या है, शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक, यजुर्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण। और सामवेद का है षड्विंश ब्राह्मण और अथर्ववेद का ब्राह्मण का नाम क्या है, गोपथ ब्राह्मण है, ठीक। ये चीज़ें ध्यान रखना है। और बात किया जाए कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। और ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। और ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है, ये भी ध्यान रखना है। यज्ञ का उल्लेख पूछेगा किस वेद में, तो यजुर्वेद में। और संगीत का वर्णन है सामवेद में है। और जादू टोना का वर्णन किस वेद में है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदांग कितनी है, 6। और उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है ना। महाभारत में पर्व की संख्या कितनी, 18 है। और भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितनी है, वो भी 18 है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा गया, ठीक है। कब पूछा गया था, कब बताए थे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, वो भी आपको बताते हैं। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव है, ठीक है। तो कण्व वंश का जो इसका है 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई थी। कब, 73 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई थी। और वासुदेव कण्व द्वारा कण्व वंश नामक एक नए राजवंश की स्थापना किया गया था। वासुदेव देवभूति के मंत्री थे और कण्व राजवंश 28 ईसा पूर्व तक चला था। कण्व वंश के अन्य राजा भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन और कण्व वंश का अंत जो है सातवाहन वंश के शासक ने किया था। जब एक क्वेश्चन आया था ना कि शुंग वंश का अंतिम शासक कण्व वंश का अंतिम शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये देवभूति था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन उसी समय बताया था कि देवभूति की हत्या ने ये वासुदेव कण्व ने किया था और वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन आया था कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था, ठीक है। तो वही एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको इस समय बताए थे, तो ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आया सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो सिमुक है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, सिमुक है। सीसा और पोटिन का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था, तो सातवाहनों ने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि दक्षिणामूर्ति पिल्लई किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो मृदंगम से संबंधित है। इससे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है कि किस वाद्ययंत्र से कौन संबंधित है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर एक बार फिर बताते हैं, पहले भी बताए थे, ठीक है। जैसे कि वायु वाद्ययंत्र और प्रतिपादक, जैसे कि श्री पुरुषोत्तम वालावलकर और अप्पा जलगांवकर और ज्ञान प्रकाश घोष, ये कौन सा वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो हारमोनियम से संबंधित है। तो याद रखना, ज्ञान प्रकाश घोष और अप्पा जलगांवकर, ठीक है, पुरुषोत्तम वालावलकर, ये सभी हारमोनियम से संबंधित है। और इसमें जो है बांसुरी में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, हरिप्रसाद चौरसिया और सिक्किल माला चंद्रशेखर,
ये दोनों बांसुरी वादक है, ठीक है। सिक्किल माला चंद्रशेखर और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, और टी.आर. महालिंगम और एन. रमानी और पन्नालाल घोष भी, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। पन्नालाल घोष ये बांसुरी वादक है। शहनाई वादक में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? बिस्मिल्लाह खान। विश्व प्रसिद्ध ये शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, जिनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। और दयाशंकर और अली अहमद हुसैन भी शहनाई वादक है। नेक्स्ट राजा रत्नम पिल्लई, ये किससे संबंधित है? तो राजा रत्नम पिल्लई नाद स्वरम से संबंधित है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। राजा रत्नम पिल्लई जो है ये नाद स्वरम वाद्य यंत्र से संबंधित है। फिर है शेख चिन्नमौला, शेख चिन्नमौला ये भी ध्यान रखना आपको, किससे संबंधित है? नाद स्वरम वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये नेहरू स्वामी और पिल्लई ये नाद स्वरम से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं ताल वाद्य यंत्र और उसके प्रतिपादक, ठीक है। तो इसमें टी.एच. विनयक्रम और ई.एम. सुब्रमण्यम ये घटम वाद्य यंत्र से संबंधित है। और पुदुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई ये कंजरा वादक है और मृदंगम वादक भी है ना, कंजरा और मृदंग भी बजाता है ये दक्षिण मूर्ति पिल्लई, ठीक है। कंजरा और मृदंग वादक है ये दक्षिण मूर्ति पिल्लई, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और तबला वादक है जाकिर हुसैन, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जाकिर हुसैन, ये तबला वादक है। और साबिर खान अल्लाह रखा भी तबला वादक है। पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद सफात अहमद और पंडित ज्ञान प्रकाश जो है ये तबला भी बजाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको कि तोता राम शर्मा ये कौन सा वाद्य यंत्र से? पखावज से संबंधित है। गोपाल दास, रामशंकर पागलदास और पंडित अयोध्या प्रसाद ये सब पखावज से संबंधित है। नेक्स्ट है कि रामनाथ बी राघवन ये किससे संबंधित है? तो मृदंगम से संबंधित है। रामनाथ बी राघवन ये मृदंगम से संबंधित है। और एस.वी. राजाराव, के.वी. प्रसाद और पालघाट मणि अय्यर और पालघाट रघु और कराई कुडी आर मणि और दक्षिणा मूर्ति पिल्लई, तो दक्षिणा मूर्ति पिल्लई मृदंगम वादक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दक्षिणा मूर्ति पिल्लई ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया था ना। दक्षिणा मूर्ति ये पिल्लई जो है ये मृदंगम भी बजाता है और कंजरा भी बजाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग उपकरण से संबंधित है। तो ब्रजभूषण काबरा ये गिटार बजाता है, ब्रजभूषण काबरा ये गिटार बजाता है। और एस. बाल मुरली कृष्णा नागेंडे और खगेंडे यू. श्रीनिवास ये सारंगी की तरह का एक बाजा है। नेक्स्ट है असद अली खान ये रुद्र बीना बजाते हैं, असद अली खान रुद्र बीना। और वी. वलसारा ये पियानो बजाते हैं, असद अली खान ये बीन बजाते हैं। और अब्दुल अजीज खान और अहमद राजा खान ये विचित्र वीणा वादक है। पंडित विश्व मोहन भट्ट ये मोहन बीना बजाता है। और भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पंडित शिव कुमार शर्मा, कतई जहर प्रश्न याद रखना है। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है। और तरुण भट्टाचार्य भी संतूर वादक है। सारंगी वादक में कौन कौन है? तो अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद बिंदा खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, पंडित राम नारायण और शकूर खान ये सारंगी वादक हैं। सितार वादक में पंडित रविशंकर है, देखिए सितार वादक है पंडित रविशंकर। और यहाँ पर क्या था? पंडित शिव कुमार शर्मा, ये शिव कुमार संतूर और पंडित रविशंकर है सितार वादक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सुजात हुसैन खान, साजिद परवेज खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, हाँ इसमें निखिल बनर्जी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अब मुस्ताद अली खान, बुद्धादित्य मुखर्जी ये सब सितार वादक है। सरोद वादक में सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन सा? अमजद अली खान, ठीक है, ये सरोद वादक हैं। फिर अलाउद्दीन खान है, बहादुर खान है, जरीन एस शर्मा, सरनसारी और उस्ताद अली अकबर खान ये सरोद वादक है। वायलिन वादक कौन कौन सा है? तो लाल उड़ी जयराम, बीजी जोग, एम चंद्रशेखरन और एन आर मुरलीधरन और एम एस गोपाल कृष्णन ये वायलिन बजाते हैं। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए सब दिन ये काम आएगा, ठीक है। मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में? तो मानव तस्करी का निषेध ये अनुच्छेद 23 में, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 23 और 24 काफ़ी महत्वपूर्ण और कन्फ्यूजन भी करता है आपको। हालांकि अनुच्छेद के बारे में एक पूरा वीडियो बना चुके हैं, अनुसूची, अनुच्छेद और भाग, वहीं से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जाकर देखिए। और जो लोग देखे हैं वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि उससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर दिन हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है उस वीडियो से, ठीक है। इसलिए पहले आपको बता दिए थे, ट्रेंडिंग टॉपिक जो है उसकी वीडियो हम बना चुके हैं। पंचवर्षीय योजना हो गया, या तो राज्य मुख्यमंत्री उसका राज्यपाल हो गया उसका वीडियो, और
ये आपका अनुसूची भाग अनुच्छेद इसका वीडियो और खेल करंट अफेयर का, ये 4 अभी ट्रेंडिंग टॉपिक में वीडियो अपलोड कर चुके हैं और वहाँ से हर रोज़ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जाकर देखिए, वहाँ वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 23, 24 सब बताया हुआ है। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो मानव तस्करी या तो बाल श्रम पर रोक है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में। 24 में क्या है, तो 23, 24 में क्या है, इसमें भी बाल श्रम पर रोक है। इसमें क्या है अंतर, ये है कि क्या बोला, 14 वर्ष से कम, है ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में लगाना ये प्रतिबंध है अनुच्छेद 24 में। ठीक है, 24, 14 वर्ष से रिलेट कर लेना, 24, 14, तो 14 वर्ष से कम वाला बोलेगा तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। और 23 में क्या, मानव तस्करी या तो बालात श्रम पर रोक है, अनुच्छेद 23 में। ठीक, बाकी अनुच्छेद बाकी चीज़ें सब चीज़ बताया हुआ है पूरा, है ना, डिटेल में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम है, तो गोवा में है। सबसे जो नीचे रहने वाले लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग का प्रतिशत सबसे कम है गोवा में। ठीक है, और सबसे गरीब राज्य पूछे तो वो बिहार है। ठीक है, देखिए 2011-12 की जनगणना के मुताबिक गोवा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम है, यानी कि अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, प्रतिशत जो है, तो यह प्रतिशत 5.09% था। वहीं केरल में यह प्रतिशत 7.05% था। साल 2011-12 की बात करें तो इसमें क्या, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, 21.9%। पूरे देश की बात कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला, 21.9% था। और ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत जो है ये है 25.7%। और शहरी इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे 13.7%। दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 9.91%। और यूपी में 598.19 लाख है ये, है ना, लाख में ये। और बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितना है, 358.15 लाख लोग हैं। मध्य प्रदेश में 234 लाख है और महाराष्ट्र में 197 लाख है। और महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 197 हो गए। पश्चिम बंगाल में 184 लाख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, इससे थोड़ा अलग आया था क्वेश्चन, वो आगे हम ऐड किए हैं। ठीक है, समुद्र से जल वाष्पीकरण, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है। समुद्र से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो समुद्र के पानी का वाष्पीकरण पानी के वाष्प भाप में बदलने की प्रक्रिया है। समुद्र से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है, समुद्र के पानी का वाष्पीकरण पानी के भाप में बदलने की प्रक्रिया है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए के लिए भी वाष्पीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी वाष्पित हो जाता है और नमक पीछे रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो लीवर से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इस हिसाब से कोई भी ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस था, फैटी लीवर, सिरोसिस, लीवर कैंसर और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये सब लीवर से जुड़ी बीमारी है। लीवर की बात करें तो ये यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो वो है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजेन के रूप में ये मानव शरीर में मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है, तो लीवर में ही संग्रहित होता है ना। लीवर को ही बोलते हैं जिगर या तो यकृत बोला जाता है। ठीक है, पित्त का स्त्राव पूछे कहाँ होता है, कहाँ से होता है, तो यकृत से ही होता है। पित्त का स्त्राव जो है निकलता है यकृत से, लेकिन ये जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, अगर पूछा जाए विटामिन ए शरीर में कहाँ संग्रहित होता है, तो लीवर में ही संग्रहित होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि कोई पिंड अस्थिर गति से घूम रहा हो तो उसका त्वरण कितना होगा, तो त्वरण 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भारत के पड़ोसी देशों में शहरी आबादी सबसे अधिक कहाँ की है, तो मालदीव में शहरी आबादी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आया था कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो ये केरल में है। सबरीमाला मंदिर केरल के पतनमतिट्टा है ना, पतनमतिट्टा जिले में यह मंदिर सबरीमाला पहाड़ी पर बना है और यह पहाड़ी समुद्र तल से करीब 3000 फुट की ऊंचाई पर है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसको, तो भगवान अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, तितास साधु किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। खेल से संबंधित अति महत्वपूर्ण
जो खिलाड़ी है वो आपको कल एनालिसिस में बता दिए थे, इसलिए कोई भी वीडियो एनालिसिस वाला छोड़े नहीं। तो जो लोग भी एनालिसिस नहीं देखें जाकर कल वाले एनालिसिस देख लीजिएगा। सभी अति महत्वपूर्ण है खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी जो है आपको बता दिए उसमें, ठीक है। मौलिक साथ 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए इनको मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ठीक है। तो ये मिला कथक नृत्य के लिए, ठीक है। याद रखना क्या, कथक नृत्य के लिए इनको मिला है। संगीत नाटक अकादमी में कितना पुरस्कार दिया जाता है? तो 1 लाख रुपए दिया जाता है। लेकिन संगीत नाटक अकादमी में फेलोशिप के लिए कितना राशि दिया जाता है? तो फेलोशिप के लिए इसमें 3 लाख रुपए दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सशस्त्र सीमा बल है ना, एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद है। अब क्या है कि जो करंट अफेयर में कौन क्या है, ठीक है, ये वाला आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको बताया भी, एक बार आप खुद से भी देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ना। सशस्त्र सीमा बल मतलब जो नया चेंज हुआ है हाल फिलहाल में, वो उनका आपको देख लेना, ठीक है। तो अमृत मोहन प्रसाद है। दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। पूछा था प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक, ठीक है। समाज और उसके संस्थापक, यहाँ से क्वेश्चन ये लगता है दूसरी या तीसरी बार पूछा गया, ठीक है। इसलिए प्रमुख संस्थाएं और उसका संस्थापक यहाँ पर आपको बता देते हैं, तो ध्यान रखना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय 1828 में इसकी स्थापना किया था। तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर है। और ये क्या है? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी 1843 में किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग और केशव चंद्र भी इसमें सहयोग किए थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती बम्बई में किया था 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लवात्स्की, वो कर्नल अल्कॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में किया था। और 1886 में भारत में अडियार में शुरुआत हुआ और 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा विकास हुआ था इसका। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में। इंडियन एसोसिएशन के स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था 1876 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम 18 दिसंबर 1885 में किया था। रामकृष्ण मठ के स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1887 में बेलूर में किया था, ठीक है ना। बेलूर मठ के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय बेलूर मठ है। देव समाज का किसने किया था? तो सत्यानंद अग्निहोत्री ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खान ने किया था 1906 में। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? ये लाला हरदयाल है, परमानंद है और कांसी राम है। और होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया था। विश्व भारती का स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना NM जोशी ने किया था। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, है ना, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और वेद समाज के संस्थापक है के श्री धरालू नायडू। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक लेडी सदाशिव अय्यर है। और आज़ाद हिंद कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन है? अल्लाह बख्श है। खासकार पार्टी के मशरिकी, खासकार पार्टी के संस्थापक मशरिकी है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक भीमराव अंबेडकर है। स्वराज दल के स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के अब्दुल लतीफ़ ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक है सर सैयद अहमद खान थे। और तरुण बंगाल आंदोलन के संस्थापक डेरोजियो है, जो कि 1926 में किया था। और अहमदिया आंदोलन के संस्थापक है मिर्जा गुलाम अहमद, 1899 में किया था। तो ये सभी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि तमिलिसाई सुंदरराजन ये किस राज्य की राज्यपाल थी जो कि राज्यसभा में चुनाव लड़ी है? तो ये तेलंगाना की राज्यपाल थी तमिलिसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्या, 2023 में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा था? तो वो बिहार था, है ना। घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत के किस पड़ोसी देश में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये चीन का है, ठीक है। और शहरी जनसंख्या प्रतिशत चीन का सबसे अधिक है। भूटान भारत का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला पड़ोसी देश है। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार से भी कभी कभी आंसर होता है। जैसे आपके चलिए मान के चलिए भारत के किस पड़ोसी देश में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है प्रतिशत? तो चीन का है।
तो अगर चीन ऑप्शन में नहीं रहे तो उसके बाद वाला जो रहता है उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। वह प्रक्रिया जिसमें महासागरों और नदियों का वाष्प नदियों का पानी जो है वाष्प में बदल जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? फ्री राइडर के रूप में जाना जाता है। किसी राज्य का मुख्य सचिव कौन होता है? तो उस राज्य के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं मुख्य सचिव, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS का अधिकारी होता है। मुख्य सचिव को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से सेकंड शिफ्ट का ये पेपर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल शिफ्ट के साथ, और बात कर लेते हैं थोड़ा ये RPF कांस्टेबल 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और इसमें आपको, इस बुक में आपको मिलता है क्या? पिछले 5 वर्षों का हल प्रश्न पत्र है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का मिलता है, और साथ में आपको इसमें 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, ठीक है। और सभी का आपको देख सकते हैं, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है और इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा पूरे शानदार तरीके से, और उसी तरह प्रैक्टिस सेट और इसका सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ, सारे इस बुक में दिया हुआ, ठीक है। और चक्षु पब्लिकेशन के RPF कांस्टेबल के लिए चैप्टर वाइज रेलवे रीजनिंग भी आती है, रेलवे मैथ्स भी, और रेलवे सामान्य ज्ञान भी आता है, जिसे आप लेकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।